नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2047 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि को दिशा देने के लिए महाशक्ति बनने के मार्ग पर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, यूक्रेन संकट की चुनौती के बावजूद भारत इस वर्ष विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चीन से जुड़ी फर्जी कंपनियां बनाने के रैकेट का सरगना गिरफ्तार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीटीसी बसों की खरीद का मामला सीबीआई को सौंपा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम घोषित। राजस्थान के कोटा में रक्षा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू। काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत मालदीव को हराकर सेमीफाइनल में और अमरीकी ओपन टेनिस में ईगा श्वांतिक ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज और नॉर्वे के कैस्पर रूट के बीच खेला जाएगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2047 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि को दिशा देने के लिए महाशक्ति बनने की राह पर है। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के कारोबारी समुदाय से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में हो रहे परिवर्तनकारी कार्यों ने उसे विश्व अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अनुमान का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2047 में भारत 350 से $450 खरब की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, जिससे वो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा तय होना समान विचारधारा वाले देशों के साथ मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन देशों का एक समान उद्देश्य नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और पारदर्शी आर्थिक प्रणाली की स्थापना है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक रूप से स्थिर और खुली अर्थव्यवस्थाएं परस्पर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए एक साथ आ रही हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत आज अवसरों का देश है और अमेरिका में व्यापारिक समुदाय के लिए एक संभावित बाजार है। उन्होंने कहा कि देश को अधिक जनसंख्या का लाभ मिल रहा है और इसकी महत्वाकांक्षी युवा आबादी विकास के बड़े अवसर प्रदान करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और उसका इरादा 2030 तक 500 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर से विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगा। सऊदी अरब के रियाद में डॉक्टर जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उच्च आय वाला देश बनने के लिए कई साहसिक कदम उठाए हैं। भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव नायफ फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच परामर्श तंत्र विकसित करने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने द्विपक्षीय बैठक में वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति के संदर्भ में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच सहयोग की प्रासंगिकता पर चर्चा की। विदेश मंत्री 3 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री के रूप में ये उनकी पहली सऊदी यात्रा है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग मंत्री स्तरीय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच नीतिगत साझेदारी परिषद की रूपरेखा के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया है। चीन से जुड़ी फर्जी कंपनियों के गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी कार्य मंत्रालय ने बताया है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने कल सरगना दोरसे को गिरफ्तार किया। दोरसे चिलियान इंडिया लिमिटेड कंपनी का बोर्ड सदस्य है और भारत में बड़ी संख्या में फर्जी कंपनियां बनाने और उनमें डमी निदेशकों की नियुक्ति का रैकेट चलाता था। कंपनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार वो हिमाचल प्रदेश की मंडी का निवासी था।
मंत्रालय ने बताया है कि दिल्ली में कंपनी रजिस्ट्रार की जांच के दौरान प्राप्त सबूत से इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि छापे में कंपनी की मोहरों से भरा बक्सा और फर्जी निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर बरामद किए गए। भारतीय कर्मचारी चीन के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए चीन के कर्मचारियों के संपर्क में थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष जून में उपराज्यपाल से शिकायत की गई थी कि डीटीसी द्वारा बसों की निविदाओं और खरीद के लिए बनी समिति के अध्यक्ष के रूप में परिवहन मंत्री की नियुक्ति पूर्व नियोजित तरीके से की गई थी। इस पर राज्य सरकार के विभागों की टिप्पणी के लिए ये शिकायत मुख्य सचिव को भेजी गई थी। रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने शिकायत सीबीआई को भेजी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उपराज्यपाल के फैसले से आम आदमी पार्टी का एक और घोटाला पकड़ा गया है। राज्यपाल महोदय के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने जो ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है, मैं पूरे मामले का कंप्लेंट रहा हूं। जो प्राथमिकी दर्ज हुई उसमें भी मेरी कंप्लेंट थी और अभी जो नया मामला सामने आया है वो भी जो शिकायत करता है उन्होंने वही तथ्यों का इस्तेमाल किया है जो उससे पहले हमने दिए थे। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से 2018 से एक ही बस कंपनी के साथ घालमेल करके इस सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और अंतोगत्वा पकड़ा गया पूरा मामला, और पकड़े जाने के बाद इन्होंने जिससे बस की खरीद का जब पोल खुल गई तो वर्क ऑर्डर को अबेंस में डाल दिया और कह दिया कि अभी हमें तो बस ली नहीं है, तो घोटाला किया है। एक कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटरों पर छापा मारकर 17 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। निदेशालय कोलकाता में गेमर्स द्वारा खर्च की गई राशि को चीन के नियंत्रण वाली कुछ कंपनियों के माध्यम से भेजने की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में बताया है कि इन नेगेट्स नाम के गेमिंग ऐप और इसके प्रमोटर आमिर खान तथा अन्य से जुड़े आधा दर्जन ठिकानों पर छापे मारे गए। पिछले महीने निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े परिसरों पर छापा मारकर आभूषणों और सोने के साथ साथ लगभग 50 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो ऑल इंडिया रेडियो की पेशकश अभ्यास है आपके लिए। इस बार का विषय है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आप अपने सवाल हमें 14 सितंबर तक व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 11 सितंबर को प्रसारित होने वाले अंक का विषय है बुजुर्ग और शिक्षा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओह, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आरके शिशिर ने सामान्य वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लड़कियों में तनिष्का काबरा शीर्ष स्थान पर हैं। इस वर्ष कुल 40,712 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। इनमें 6,516 लड़कियां हैं। परीक्षा में बिहार से शीर्ष पर रहने वाले अभिजीत आनंद ने अखिल भारतीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया है। अभिजीत ने आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा किए। मेरा 15 है इंडिया में और बिहार टॉपर और गुवाहाटी जोन टॉपर है और इसकी 11th में स्टार्ट की थी मैंने राजस्थान में और ऑनलाइन ही किया 2 साल घर से ही बैठ के। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो टीचर्स बोलते हैं उसे फॉलो करना चाहिए क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा पता है, एक्सपीरियंस लोग हैं। हमेशा उनकी सुने और रेगुलर रहे, हमेशा हर दिन पढ़ें, कम ही पढ़ें अगर नहीं हो सकता है तो, लेकिन हर दिन पढ़ना चाहिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें एक एग्जाम ही है, फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। इससे आपका अच्छा लगता है अगर आपका रैंक आए तो। ये परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। 2 दिन का राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम सम्मेलन और प्रदर्शनी आज राजस्थान के कोटा में शुरू हो गई। T-90 और BMP-2 टैंकों, बंदूकों, विभिन्न प्रकार की स्नाइपर और मशीन गन, सैन्य पुल सहित रक्षा उपकरणों को प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कल औपचारिक रूप से सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधि और रक्षा विशेषज्ञ भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ड्रोन लाइट शो और लाइव कंसर्ट इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। राजस्थान में पहली बार रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह लगभग 10:30 बजे दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। 12 से 15 सितंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 50 देशों के लगभग 1,500 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारतीय डेयरी उद्योग इस दृष्टि से अनूठा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार सहकारी मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र के हित में कई उपाय किए हैं, जिससे पिछले 8 वर्षों में देश में दुग्ध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। सम्मेलन में भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की गाथा प्रदर्शित की जाएगी। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारतीय डेयरी उद्योग का योगदान 23% है। देश में सालाना लगभग 21 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन 8 करोड़ डेयरी किसानों का सशक्तिकरण करता है। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को विश्व की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों की जानकारी मिलेगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आगामी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का आज जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कराहल में स्वयं सहायता समूहों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2047 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि को दिशा देने के लिए महाशक्ति बनने के मार्ग पर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, यूक्रेन संकट की चुनौती के बावजूद भारत इस वर्ष विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चीन से जुड़ी फर्जी कंपनियां बनाने के रैकेट का सरगना गिरफ्तार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीटीसी बसों की खरीद का मामला सीबीआई को सौंपा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का परिणाम घोषित। राजस्थान के कोटा में रक्षा क्षेत्र के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू। काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत मालदीव को हराकर सेमीफाइनल में और अमेरिकी ओपन टेनिस में ईगा श्वांतिक ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज और नॉर्वे के कैस्पर रूड के बीच खेला जाएगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज भारत में 1 दिन का राजकीय शोक रखा जा रहा है।
उनका 96 वर्ष की उम्र में बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। देश भर में आज सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में होगा। ब्रिटेन के शाही परिवार के बयान में कहा गया है कि अंतिम संस्कार से पहले महारानी का पार्थिव शरीर 4 दिन के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी है। टेलीफोन पर बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया। श्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्रीमती ट्रस ने आपसी हित के मुद्दों सहित मुक्त व्यापार समझौता वार्ता, वर्ष 2030 तक की कार्य योजना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत के लोगों की ओर से शाही परिवार और ब्रिटेन के लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है एक कदम और बुजुर्गों के लिए। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को उनसे संबंधित विषयों की आवश्यक जानकारी देना और उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। हिंदी में ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और शिक्षा। सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के प्रोफेसर और लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर पंकज अरोड़ा। आकाशवाणी समाचार के आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपको श्वेत क्रांति के बारे में बता रहे हैं जिसने भारत को विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में स्थापित कर दिया है। 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात के एक छोटे से शहर आणंद को देश के दूध के कटोरे के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। आनंद मॉडल की अपार सफलता को बड़ी सराहना मिली और 1965 में डॉक्टर कुरियन के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर कुरियन से आनंद मॉडल को पूरे देश में दोहराने के लिए कहा था। लाल बहादुर शास्त्री when he was the prime minister came to Anand and informed us that I went and stayed in a village because I know this dairy is a great success. Your trade name is very famous. You are growing every year. As against 100 dairies owned by government, all are incurring losses. So I wanted to come to Anand to study what is the reason for the success of Amul. So I told the Prime Minister, sir, the secret is very simple. This dairy is owned by farmers. It is managed by elected board of directors, elected by the farmers. In their wisdom, they have understood that to run a dairy, you need professional management. So they have appointed me as the chief executive of this cooperative. And I have been left free to build up my team. And so it is a business which is commanded by farmers. And we all of us are responsible to the board for our jobs. डॉक्टर कुरियन ने कई वर्षों तक सहकारी संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से भारत में दूध और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन, खरीद और विपणन में क्रांति ला दी। इसके साथ ही भारत दुनिया में नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। Cooperative should be formed not because it is included in the 5-year plan, but because there is a need for it. Because that is the only structure that will transfer to the farmer the largest share of the consumer's rupee without any middlemen owning the processing plant. That is why dairying is tailor-made for the cooperative. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्य हैं। अप्रैल 2022 में गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि देश में गेहूं और चावल के कारोबार से अधिक सालाना 8.5 लाख करोड़ रुपए के दूध का उत्पादन होता है और डेयरी क्षेत्र में छोटे किसान सबसे बड़े लाभार्थी हैं। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए
दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पैटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। इस प्रकार के प्रयास निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव मजबूत होंगे, हमारी बहनें बेटियां सशक्त होगी। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग पर आकाशवाणी के कार्यक्रम किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डेयरी फार्मिंग तकनीकों और कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रावधानों के बारे में भी बताया जाता है। इस कार्यक्रम में पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पशुधन स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय प्रोत्साहन की जानकारी दी जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से शशांक कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब आज का संस्कृति संदेश। आज तमिल के महान कवि सुब्रमण्य भारती की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। वे एक कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और कुशल पत्रकार भी थे। भारत समुदाय வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க भारत समुदाय வாழ்கவே, जय 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 भारत समुदाय வாழ்கவே। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति का अथाह सागर है। यही वजह है कि प्यार से लोग इन्हें महाकवि भारतियार के नाम से भी पुकारते हैं। भारती जी का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एट्टापुरम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1898 में बनारस प्रवास के दौरान उनका हिंदू अध्यात्म और राष्ट्र प्रेम से साक्षात्कार हुआ। इस बीच भगिनी निवेदिता, अरविंदो और वंदे मातरम के गीत ने भारती के भीतर आजादी की भावना को और प्रबल कर दिया। वे कहा करते थे कि गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हमें वंदे मातरम कहना होगा। 1908 में सुब्रमण्य भारती पौंडीचेरी चले गए। वहां 10 वर्ष उन्होंने वनवासी की तरह बिताए। इस दौरान अपनी कविताओं और अन्य रचनाओं के माध्यम से वे आजादी के आंदोलन में अपना योगदान करते रहे। साप्ताहिक इंडिया में उन्होंने जाति भेद को समाप्त करने और राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान के लिए कई लेख लिखे। आजादी के आंदोलन में भाग लेने की वजह से 20 नवंबर 1918 को उन्हें जेल भेज दिया गया। 1908 में उनकी कविताओं की पहली पुस्तक सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम प्रकाशित हुई, जिसमें विदेशी शासन से मुक्ति का प्रबल आह्वान था। 1908 में प्रकाशित स्वदेश गीतांजलि तथा 1909 में प्रकाशित जन्मभूमि में भारती ने अंग्रेजी सरकार को ललकारते हुए राष्ट्रभक्ति के जो भाव प्रकट किए, उनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले जननायक और हम सब के प्यारे महाकवि भारतियार का 11 सितंबर 1921 को निधन हो गया। सुब्रमण्य भारती कहा करते थे, एक होने में जीवन है। अगर हमारे बीच ऐक्य भाव नहीं रहा तो सबकी अवनति हो जाएगी। एकता में ही हमारा सम्यक उद्धार निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। ये आकाशवाणी है। वर्तमान चैंपियन भारत सिर्फ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उसने कल काठमांडू में मालदीव को 9-0 से पराजित किया। भारत की ओर से अंजू तवांग ने 4 और दांगमेई ग्रिस ने 2 गोल किए। प्रियंका देवी, सौम्या गुगलुलोथ और कश्मीना ने 1-1 गोल किया। इस जीत के बाद भारत के 2 मैच में 6 अंक हो गए हैं। अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था। 5 बार के चैंपियन भारत का अगला मैच मंगलवार को बांग्लादेश से होगा। अमरीकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रुड से होगा। दोनों ही खिलाड़ियों का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताबी मुकाबला है और इस प्रतियोगिता का विजेता ATP रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएगा। कल महिला सिंगल्स के फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा श्वांतिक ने ट्यूनीशिया की अनस जाबीर को 6-2, 7-6 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अमरीकी ओपन का खिताब जीतने वाली श्वांतिक पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं। महिला डबल्स के फाइनल में अमेरिका की कैटी मैकनेली और टेलर टाउनसेंड की जोड़ी का मुकाबला चेक गणराज्य की बर्बरा क्रेचिकोवा और कैतेजीना सिनियाकोवा से होगा। मिक्स्ड डबल्स में ऑस्ट्रेलिया के स्टॉर्म सैंडर्स और जॉन पियर्स की जोड़ी ने बेल्जियम की क्रिस्टेन फिलिपकेंस और एदू वाहो युवास्लाव की जोड़ी को 4-6, 6-4, 10-7 से हराकर खिताब जीता। पिछले 21 वर्षों में किसी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने पहली बार अमरीकी ओपन में मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है। डूरंड कप क्वार्टर फाइनल में आज शाम 6 बजे कोलकाता में चेन्नईयन FC का सामना मुंबई सिटी FC से होगा। चेन्नईयन FC ने ट्राई FC को 4-1 और नेरोका FC को 2-0 से हराकर ग्रुप C में दूसरा स्थान हासिल किया। मुंबई सिटी FC ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में श्रीलंका ने सुपर 4 चरण में अपने तीनों मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान 3 में से 2 में विजयी रहा है। उसे अंतिम सुपर 4 मैच में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 2047 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि को दिशा देने के लिए महाशक्ति बनने के मार्ग पर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, यूक्रेन संकट की चुनौती के बावजूद भारत इस वर्ष विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चीन से जुड़ी फर्जी कंपनियां बनाने के रैकेट का सरगना गिरफ्तार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीटीसी बसों की खरीद का मामला सीबीआई को सौंपा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम घोषित। राजस्थान के कोटा में रक्षा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू। काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत मालदीव को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा और अमरीकी ओपन टेनिस में ईगा श्वांतिक ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज और नॉर्वे के कैस्पर रूड के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।